जब हम बात करते हैं कि चार्ली किर्क की हत्या क्यों की गई, तो एक कारण है जो शायद उनकी मौत का सबसे संभावित कारण है। और दुख की बात है कि इसे हमारे सामने से लगभग हटा दिया गया है, जैसे कि आत्ममुग्ध कैंडिस ओवेंस जैसी लोगों द्वारा, जिन्होंने ये सब अपने बारे में बना लिया है। अब चार्ली की मौत इस बारे में नहीं रही कि चार्ली की हत्या क्यों की गई, बल्कि अब ये इस बारे में है कि कैंडिस ओवेंस विज्ञापनों के जरिए कैसे और पैसा कमा सकती हैं। और ये अपने आप में ही शर्मनाक है। लेकिन हम पुशबैक कभी नहीं भूलेंगे कि चार्ली किर्क किन बातों के लिए खड़े थे। और वे मुख्य बातें याद रखेंगे जिनकी वजह से लोग उनसे नफरत करते थे और शायद उन्हें खत्म करना चाहते थे। और हम इस वीडियो से शुरू करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि ये इसे सबसे अच्छी तरह सामने रखता है। आप एक ईसाई हैं और मुझे लगता है मेरी चिंता इस्लामोफोबिया को लेकर है। क्या आप मुस्लिम हैं? हाँ, मैं हूँ। आपकी नज़र में किसी मुस्लिम देश के लिए सबसे अच्छा मॉडल कौन-सा है? मुझे लगता है जैसे क्या आपको ये अच्छा लगता है कि आपको सार्वजनिक रूप से खुद को ढकना नहीं पड़ता? हाँ, शायद तो इसका मतलब है कि आपको इस्लाम ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इस्लामिक देशों में आपको सार्वजनिक रूप से पूरा शरीर ढकने वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं। ऐसा कहना ठीक नहीं है। आप सचमुच रियाद की सड़कों पर एक महिला के रूप में ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। ये बहुत भड़काऊ है, बहुत ज़्यादा त्वचा दिख रही है। आप एक महिला के रूप में आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। आप सार्वजनिक पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती। आप संपत्ति की मालिक नहीं बन सकती। इस्लाम पश्चिमी मूल्यों के खिलाफ है। ये पश्चिमी मूल्यों के अनुकूल नहीं है। और हम पश्चिम में वास्तव में सोचते हैं कि आपके पास वे अधिकार होने चाहिए जो अभी आपके पास हैं, बोलने के लिए और दिखाने के लिए, जैसे कि आप यहाँ अपनी त्वचा दिखा सकती हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकती हैं। आप एक ईसाई हैं। ये एक वीडियो है जिसे लाखों करोड़ों बार देखा गया है। लेकिन लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि चार्ली किर्क की मौत से पहले के दिनों में वो इस्लाम के खतरे के खिलाफ बोल रहे थे। हाँ, वो इस बारे में बोल रहे थे कि ये पश्चिमी देशों के साथ कितना असंगत है, ये पश्चिम के साथ असंगत है। और यही वो मुख्य संदेश था जिसे वो अपनी हत्या से ठीक पहले जोर शोर से कह रहे थे। और नहीं, मैं कैंडिस जैसी षड्यंत्र सिद्धांतकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि कम से कम इस बारे में सवाल तो पूछें। और अगर हम इस बारे में सवाल नहीं पूछेंगे तो कम से कम उन बातों को याद रखें जिनके लिए वो लड़ रहे थे और जिनकी याद पश्चिमी समाज को दिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं जिसमें उन्होंने कुछ दिन पहले ही इन बातों के बारे में बोला था, उनकी हत्या से कुछ दिन पहले ही। स्वागत है द पुशबैक में, मैं आमिर के हूँ, आपकी होस्ट। हमारे पास बहुत ही रोमांचक घोषणा जल्द ही आने वाली है, तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाइप करें, हमारे साथ बने रहें। अब आप एक आंदोलन का हिस्सा है, एक ऐसा आंदोलन जो उन चीजों के खिलाफ है जो हमारे पश्चिमी समाज को, जिसे हम बहुत 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 अधिक महत्व देते हैं, नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। और हम एक मिशन पर हैं और हम रुकने वाले नहीं हैं। तो स्वागत है, हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं। और अगर आप हमारे शो को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो कृपया हमें info@amiraka.com पर ईमेल करें। दोस्तों चलिए उन बातों पर आते हैं जो चार्ली किर्क ने अपनी हत्या से ठीक पहले कही थी। मैं दोहराती हूँ, उनकी हत्या से 3 दिन पहले। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। आध्यात्मिक युद्ध पश्चिम में आ रहा है और दुश्मन है वोकिज्म या मार्क्सवाद, जो इस्लामाबाद के साथ मिलकर उसे निशाना बना रहे हैं, जिसे हम अमेरिकी जीवन शैली कहते हैं। और अमेरिकी जीवन शैली बहुत सरल है। मैं शादी करना चाहता हूं, एक घर खरीदना चाहता हूं, बच्चे पैदा करना चाहता हूं, उन्हें सूरज ढलने तक साइकिल चलाने देना चाहता हूं, उन्हें एक अच्छे स्कूल में भेजना चाहता हूं और एक कम अपराध वाला पड़ोस चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को उसके स्कूल में लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर वाली बकवास सिखाई जाए। साथ ही मैं नहीं चाहता कि उन्हें दिन में 5 बार मुस्लिम अजान सुननी पड़े। यह महत्वपूर्ण है। हम अमेरिकी जीवन शैली चाहते हैं, जो कि वैसे भी ईसाई सभ्यता है। ईसाइयों, हमारी कुर्बानी, हमारी मेहनत, हमारा दृष्टिकोण और शास्त्रों का परिणाम। वो वास्तव में इस क्लिप में वो उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। सिर्फ इस्लामी खतरे के बारे में नहीं, बल्कि वो वोक मार्क्सवादी समाजवादी खतरा जो पश्चिमी समाज को नष्ट करने के लिए एक साथ मिल गए हैं। और यही वो दावा कर रहे थे कि सबसे बड़ा खतरा है। अब हम जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने शायद उन्हें मारा है वो टाइलर रॉबिन्सन है, जो ट्रांस अधिकारों के लिए ऐसा कर रहा था, उस वोक कट्टरपंथी मार्क्सवादी पागल विचारधारा के खिलाफ जो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर आई हैं और वो इसके बारे में खुलकर बात कर रहे थे। याद रखिए, ये वीडियो उनकी हत्या से 3 दिन पहले का है और फिर भी किसी तरह ये वो मुख्य बात नहीं है जिस पर लोग ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है कैंडीज ओवेंस अगर पागल मार्क्सवादियों और कट्टरपंथी इस्लामवादियों के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगी तो वो न सिर्फ अपनी अधिकांश दर्शकों को खो देंगी जो पागल है, बल्कि उन सभी कम बुद्धि वाले लोगों को भी खो देंगी जो इस पर विश्वास कर चुके हैं। और वो कम बुद्धि वाले लोगों को भी कायल नहीं कर सकती। नहीं, माफ कीजिए, वो अपनी बकवास बातों से उच्च बुद्धि वाले लोगों को भी नहीं मना सकती।
तो वो नहीं कर सकती। बिल्कुल, वो इसे एक वैध कारण या वजह के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती कि लोग क्यों उसे हटाना चाहते थे, जबकि हम जानते हैं कि मार्क्सवादी और इस्लामवादी सबसे खतरनाक लोगों में से हैं। खतरनाक हिंसक लोग हैं वहां बाहर। लेकिन बिल्कुल, ये क्यों कारण बनेगा कि उसके साथ क्या हुआ और क्यों वे उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। अब जब वो इतनी आत्मविश्वास के साथ इस्लामीकरण के बारे में बात कर रहा था, और दोस्तों सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ये एक क्लिप है, लेकिन वो वहां था और वो इसके बारे में बात कर रहा था। वो इसके बारे में बहुत बात कर रहा था। मेरा मतलब है, यहाँ उसका एक ट्वीट है, इस्लाम वो तलवार है जिसका इस्तेमाल वामपंथी अमेरिका का गला काटने के लिए कर रहे हैं। ये काफी तीखा बयान है, और यहाँ फिर से कुछ और वीडियो उसके इस बारे में बोलने के और भी वीडियो हैं। अगर हमारा सबसे बड़ा शहर एक इस्लामी मेयर के हाथों गिरने वाला है तो हमें 9/11 के 24 साल बाद एक बार पीछे हटकर सोचना चाहिए। और ऐसा हुआ भी। मामदानी जीत गए और यही वो बात कर रहे थे, और सब लोग बस इसे भूल ही गए हैं। और हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, हमने लाखों नौजवान लड़के लड़कियों को इराक और अफगानिस्तान में लड़ने के लिए क्यों भेजा, अगर वही विचारधारा अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क सिटी में आनी थी। ऊपर से नीचे तक समझिए कि यह परजीवी विचारधारा बिना एक भी गोली चलाए जीतने के बारे में है। ये टैंकों, मोटर शेल्स या ड्रोन से नहीं किया जाता। फतेह मातृत्व वार्डों के जरिए हो रही है। फतेह प्रसूति कक्ष में हो रही है। नए बच्चों का बड़े पैमाने पर उत्पादन, जो बड़े पैमाने पर आप्रवासन के जरिए लाए जाते हैं। और आप कह सकते हैं, चार्ली तुम बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। मिनियापोलिस का मेयर एक मुसलमान होने वाला है, तो अब यही हाल मिनियापोलिस का होने वाला है, और न्यूयॉर्क सिटी का भी। क्या आपको लगता है कि इल्हान उमर में संयुक्त राज्य अमेरिका में घुलमिल गई हैं, या रशीदा तलैब या जोरान मामदानी? फिर से, अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा हैं तो हमें चिंता करनी चाहिए जब हमारा सबसे बड़ा शहर इस तरह की विचारधारा के हाथों गिरने वाला है। और इस्लाम पश्चिमी सभ्यता के साथ मेल नहीं खाता। इस्लाम उन सभी स्वतंत्रताओं के खिलाफ है जिनका हम आनंद लेते हैं। क्या चाली? हाँ। और वैसे हमारे पास यहाँ फैक्ट चेकिंग भी है। किर्क यहाँ कह रहे हैं कि मुस्लिम योजना ये है कि वे बड़े पैमाने पर प्रवास के जरिए अमेरिका आएंगे और फिर बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे, हमें संख्या में पीछे छोड़ देंगे, राजनीतिक पदों के लिए चुनाव लड़ेंगे, फिर राजनीतिक पद हासिल करेंगे और फिर हमारे कानूनों को बदलकर शरिया कानून लागू कर देंगे। और यही तो वे कर रहे हैं, हम इसे देख रहे हैं। तो आपके मन में एक सवाल यह आ सकता है, ये समस्या कितनी गंभीर है? श्वेत परिवारों की तुलना में मुस्लिम परिवारों में कितने जन्म हो रहे हैं? तो चलिए अमेरिका में श्वेत जन्मों की तुलना में वैश्विक स्तर पर मुस्लिम जन्मों की तुलना करते हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर अमेरिका में प्रवास करते हैं। तो चलिए यहाँ एक नजर डालते हैं। ये वास्तव में बहुत डरावना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिवर्ष श्वेत जन्मों की संख्या लगभग 8 मिलियन है। अब वैश्विक मुस्लिम जन्मों पर नजर डालें और 3 मिलियन, तो 2024 में 1.78 मिलियन बनाम प्रतिवर्ष 3 मिलियन। मुझे लगता है हम कह सकते हैं कि चार्ली गलत नहीं थी, और जो वो हमें बताने की कोशिश कर रहे थे वो शायद सच भी हो सकता है। अब वो सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, वो हर जगह के देशों की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम यूरोप में देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग फिर से अपनी ऊर्जा वापस पालेंगे। ये कभी एक महान देश था, मैं चाहता हूं कि ये फिर से महान बने। आप लोग अब अपने पहले जैसे नहीं रहे। आप जितना चाहें हंस सकते हैं और मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन जिस देश ने परमाणु को विभाजित किया, स्टीम इंजन का आविष्कार किया, गुलामी को खत्म किया और दुनिया को कॉमन लॉ दिया, वो इससे कहीं बेहतर कर सकता है। और आप हैं, आपका अस्तित्व ही हमारे अस्तित्व का कारण बना। और जो कुछ भी मैं कर सकता हूं, मैं आशा करता हूं कि ये देश कोई नेता या नेताओं का समूह पाए। मैं यहां आपको राजनीतिक सलाह देने नहीं आया हूं। मुझे नफरत है जब विदेशी अमेरिकियों को ऐसा करते हैं। आप लोग जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि दुनिया को लगता है कि इसमें कुछ कमी है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कमी है जब ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड या जो भी राजनीतिक रूप से सही शब्द मुझे कहना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि इंग्लैंड, अब मैं इंग्लैंड का झंडा नहीं फहरा सकता, जो भी ये बकवास है, लेकिन अपनी विरासत पर गर्व करो। आपने दुनिया के लिए अच्छा किया है। माफी मांगना बंद करो, अपनी ऊर्जा वापस पाओ, अपनी जीवंतता वापस पाओ, वही वापस लाओ जिसने इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन को इतना शानदार स्थान बनाया। मुझे उम्मीद है कि आप उसे फिर से हासिल करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुसांस्कृतिकता के इस मरणासन आख्यान को अस्वीकार करेंगे और उस बुनियादी सत्य पर वापस लौटेंगे कि एक मजबूत ब्रिटेन का मतलब है एक मजबूत दुनिया, और इसलिए एक मजबूत पश्चिम, और हम उसके लिए खड़े हो सकते हैं जो अच्छा है, सच्चा है और सुंदर है। मेरा मतलब है, जाहिर है इस्लामवादी इससे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो अपने मूल्यों की रक्षा करने में इतने आत्मविश्वासी और सहज हों और जानते हों कि वे किसके लिए खड़े हैं। और एक मजबूत ब्रिटेन निश्चित रूप से एक ईसाई ब्रिटेन है, और ये इस्लामवादियों की मान्यताओं के खिलाफ जाता है। मेरा मतलब है, ये मेरे लिए वाकई में बहुत अद्भुत है। ये एक इंटरव्यू है, ठीक है, फिर से कुछ महीने पहले जब उनकी हत्या हुई थी।
इसे देखिए। सवाल है, क्या मैक्रो इस्लाम पश्चिमी मूल्यों के साथ संगत है? मैक्रो बिल्कुल नहीं है। इसके 3 बड़े बड़े कारण हैं। इस्लाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता, इस्लाम धर्म की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता, और इस्लाम मस्जिद और राज्य के अलगाव में विश्वास नहीं करता। ये तीनों बातें पश्चिम के विपरीत हैं। एक मुस्लिम बहुल देश में आपको, ज्यादातर मुस्लिम बहुल देशों में आप पैगंबर मोहम्मद की आलोचना नहीं कर सकते। ज्यादातर मुस्लिम बहुल देशों में आपको धर्म की उतनी मजबूत स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं मिलती। और आखिर में, जबकि हम पश्चिम में धर्म और राज्य को मिलाने से बहुत सावधानी बरतते हैं, उन्हें आदेश दिया गया है कि वे वास्तव में राज्य में जाएं और राज्य को इस्लाम के मूल स्तंभों के आधार पर अधिक इस्लामी बनाने की कोशिश करें। और आखिरी बात जो मैं आखिर में कहूंगा, मैं एक भी पश्चिमी देश नहीं देख सकता जो अधिक इस्लामी बन गया हो और रहने के लिए बेहतर जगह बन गया हो, जो अधिक खुश या स्वतंत्र हो। किस मापदंड से? सिर्फ खुशी, जीवन की गुणवत्ता, सब कुछ। जीवन की गुणवत्ता से लेकर सांस्कृतिक एकता तक, लोग वहां रहना चाहते हैं या नहीं, इन सब बातों से। मेरा मतलब है मूल निवासियों की जन्म दर से पहले। फिर से, जो लोग इसे देख रहे हैं वे कहेंगे, क्या आपकी आलोचना खुद धर्म की है या मुस्लिम लोगों की? लेकिन आपको नकल करने की जरूरत नहीं है। की पैदा पता है कि आप लोगों को करना पड़ता है क्योंकि आप ब्रिटिश हैं और ये सब। एक संस्कृति तब समाप्त हो जाती है जब आपकी एकीकृत भाषा नहीं होती, जब आपके पास नहीं होती, जब आप अपने पड़ोसी से बात नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि अलग अलग अच्छे मुसलमान नहीं हैं। पश्चिम में हमें जिस सवाल पर विचार करना है वो ये है कि मोहम्मदवाद क्या ब्लैकस्टोन की शिक्षाओं के साथ संगत है? क्या ये विल्बरफोर्स की विरासत के साथ संगत है और इस देश से आए सभी महान विचारकों के साथ? और मैं कहूंगा नहीं। इसका एक कारण है कि जब आप इन इस्लामी देशों में जाते हैं तो आप अधिकारों की समान सुरक्षा नहीं देखेंगे, आप सार्वभौमिक मानव समानता में विश्वास नहीं करते, आप वही चीजें नहीं मानते जिनमें हम पश्चिम में विश्वास करते हैं। और मुझे लगता है कि उनमें से लाखों को आयात करना आत्मघाती है। हाँ जॉन, मैं बस इस पर एक विरोधी दृष्टिकोण रखना चाहता हूं। जहां तक मेरा सवाल है, ज्यादातर समय तो ये मल्टीकल्चरल भी नहीं होता, क्योंकि उसमें एक उदाहरण था कुछ महीने पहले एक स्कूल में। लो हो गया। ठीक है, हम इसमें गहराई से जा सकते हैं। वो सार्वजनिक रूप से इस बारे में बात कर रहे थे, अपनी राय साझा कर रहे थे, लोगों को याद दिला रहे थे कि उन्हें मजबूती से खड़े रहना है और जिन चीजों की वे रक्षा करते हैं उनकी रक्षा करनी है। लेकिन साथ ही ये भी पहचानना है कि कौन सी चीज खतरे के रूप में आ रही है। और बेशक अलग अलग अच्छे लोग भी होते हैं, कोई भी इसे नकारता नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं सोचता। लेकिन अगर आप विचारधाराओं को देखें तो वे काम नहीं करती और यही समाज के लिए खतरा है। और मैं बस खुद से सोचती हूँ, वे कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने ये तय किया? क्या इसे उन कारणों और वजहों में से एक के रूप में सामने नहीं लाया जाना चाहिए था कि चार्ली किर्क को सचमुच लाखों लोगों के सामने पूरी दुनिया के देखने के लिए हत्या कर दी गई? ये मुख्य मुद्दा क्यों नहीं था? मैं सोचती हूँ शायद यही वो बात थी जिससे वे वास्तव में डरते थे। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।